नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। जब पाकिस्तान में सियासी संकट गहराया हुआ है, इमरान खान की कुर्सी जा चुकी है, वहां आगे आम चुनाव होंगे या विपक्षी दलों के महागठबंधन की ओर से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, इस पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। उसी बीच पाकिस्तान की अदालत से एक ऐसा फैसला आया है जिसका बेसब्री से भारत समेत कई देशों का इंतजार था। आतंक का पर्याय हाफिज सईद को पाक की अदालत ने सजा सुनाई है। जी हां, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद को 2 मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख भी रहा है और उसे मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। कोर्ट ने 3,40,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। अब ऐसे में यह समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हाफिज सईद को मिली सज़ा के मायने क्या हैं। क्या पाकिस्तान में सत्ता बदलने के साथ ही आतंक की तस्वीर भी बदलेगी? पाकिस्तान के अंदर आज एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद, जो कि जीओडी आतंकी संगठन का चिप है, उसको 31 साल का सजा और 3,40,000 रुपये का जुर्माना अपने फैसले में बताया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये वैश्विक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा नमूना, जिसके ऊपर अमेरिका ने भी $10 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ। ये वही शख्स है जो 2008 में भारत के अंदर जो मुंबई में जो बहुत बड़ा आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 161 लोग की जाने गई थी, उसका ये मास्टरमाइंड था। ये गुजरेवाला की तरफ जब जा रहा था, इसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और आज 31 साल का सजा और 3,40,000 का जुर्माना। ये बहुत ही अच्छा संदेश है दुनिया के अंदर आतंकियों के खिलाफ। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकियों की शरण स्थली माना जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने इस टैग से बाहर निकले, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सारी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद को भारत को सौंप दे, क्योंकि भारत में उसके कारनामों से बहुत नुकसान पहुंचा है। 161 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी मुंबई अटैक में, जिसके पीछे उसका हाथ था। इसके अलावा भारत के व्यापारिक अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो भारत को चाहिए कि पाकिस्तान से कहे कि हाफिज सईद को भारत को सौंपे और पाकिस्तान अन्य सभी आतंकियों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई करे। पाकिस्तान में इस फैसले का क्या असर होगा या नहीं होगा, यह अलग बात है, लेकिन वैश्विक आतंकवाद में मुख्य किरदार रहे हाफिज सईद को सज़ा सुनाई गई है। और इस सज़ा के मायने क्या हैं? क्या सच में ये सज़ा है या फिर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बनाने के लिए और लोकतांत्रिक जो मिट्टी पलीत हुई है उसको कहीं ठीक करने के लिए इस तरह के प्रयोगों से गुजर रहा है कि अब 31 साल की सज़ा हाफिज सईद को हुई है, लेकिन सज़ा उस व्यक्ति को हुई है जो सरकार चलाता है। जो व्यक्ति अगर कहता है तो सरकारें चलती हैं, सरकारें गिर जाती हैं और सरकार उसकी सुरक्षा से लेकर उसके तमाम इंतज़ामात को देखने के लिए चौकस रहती है। तो ऐसे में सज़ा के मायने क्या हैं? हाँ, निश्चित रूप से इस सज़ा से एक संदेश ये मिला है कि आतंकी अपराधी कहीं भी हो, फैसला उसका होगा। 13 दुरुस्त आए। आतंकी हाफिज सईद को जो 31 साल की सजा सुनाई गई है पाकिस्तान की टेरर कोर्ट ने, एंटी टेरर कोर्ट ने, ये बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य है। और यहाँ पर खास तौर पे अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करेंगे, 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, उसे कौन भुला पाएगा? और यहाँ पर आज उन परिवारजनों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया था। 161 लोग मारे गए थे और यहाँ पर उसको जब
वैश्विक आतंकी घोषित करा था, और उस पर अगर हम अमेरिका की बात करें $10 मिलियन का इनाम उस पर था। और यहाँ पर और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने आतंकी हमलों में यहाँ पर उसका मुख्य सरगना जो है हफीज सईद था। और सबसे बड़ी बात है जो जिसे अंग्रेजी में इंस्टिगेटर कहते हैं, इंस्टिगेटर हमेशा हफीज सईद रहा है। कि जैसे उसने हिंदुस्तान में स्लीपर मॉड्यूल्स जो चलाए हैं, टेरर जो फैक्ट्रीज चलाई हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, और यहाँ पर अनेकों जो वारदात हुए, आतंकी हमले जो है, उसके पीछे हफीज सईद का हाथ है। ये तो पाकिस्तान भी भली भांति जानता है। और यहाँ पर जब क्योंकि अब उन पे अंतर्राष्ट्रीय पटल से उन पे दबाव था, तो वहाँ जाके उन्होंने ये कार्रवाई करी है। लेकिन फिर भी इसका स्वागत होगा। और यहाँ पर अब गौरतलब होगा कि क्या वो सही में उनको जो सजा सुनाई गई है कि वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, और जब 2019 में पकड़े गए थे तो वहाँ पर उसके बाद वो क्या आज भी उनको एक VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इस पे सबकी नज़र होगी। और ख़ासतौर पे अमेरिका ने कभी भी आतंकी जो हमले हुए हैं या आतंकियों का कभी समर्थन नहीं करा है। और यहाँ पर अब अच्छा है, फैसला जो हुआ है देर आए दुरुस्त आए। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। लल्लन सिंह जी, राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ, विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, अमिताभ कुमार, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सबसे पहले लल्लन सिंह जी आपके पास आएंगे। क्या अपनी छवि को सुधारने के लिए, या ये जो लोकतांत्रिक मिट्टी पलीत हुई है पाकिस्तान की, इसको कहीं ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ तक कोर्ट, डेमोक्रेसी सब मिली हुई है एक दूसरे से, तो इस फैसले को कैसे देखें कि हाफिज सईद को 31 साल की सज़ा के मायने क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के परिप्रेक्ष्य में? 31 साल का जेल हो और 3,40,000 तक जुर्माना मुकर्रर की गई है एंटी टेररिस्ट से, तो मैं तो इसको स्वागत मानता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इस आतंकवाद और पाकिस्तान के इतिहास बेहतर ढंग से समझने की जब कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक तक शुरुआत हो जाती है। पाकिस्तान की हालत क्या है? कल नेशनल असेंबली में एक नया धमाका फिर से होगा, या हो सकता है रात 10 बजे इमरान खान अवाम के संबोधन में अपने आप को ही इस्तीफा देकर मामले को कुछ और रास्ते की तरफ अग्रसित कर देंगे। लेकिन एक बहुत तो जरूर जहन में आता है, क्योंकि पाकिस्तान केवल आतंकियों के साथ ही आज तक आजादी के बाद जुड़ा हुआ है। और अभी 2 दिन पहले एक कमीशन बहुत अधिकारी है जिसमें कश्मीर घाटी को ये पूरी तौर पे हालात खराब करने के लिए दूसरे तरीके से और घुसपैठ कराकर और एक बहुत जबरदस्त घाटी के अंदर आंतरिक सुरक्षा को भेजने की इन्होंने प्लानिंग बनाई है, जिसका इंफॉर्मेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB दोनों पूरी तौर पर कंफर्म कर। बिल्कुल, इसमें इन्होंने सोचा है जी, LAC और LOC की तरफ से हम घुसपैठ नहीं कर सकते और अपनी हरकतों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, तो हम कोई और से रास्ते का भी प्लानिंग करें। और इसी का आपके सामने 5-6 दिन पहले से जो मुर्तजा जो गोरखपुर मठ के अंदर जो उसने अपने नापाक हरकत किया था, उसके जो इंफॉर्मेशन उसके पूछताछ में जो पता चल रहा है, ये साफ पता चल रहा है कि नेपाल के कई सीमावर्ती जो मदरसे हैं लगभग 1100, उनमें जाकर वो अपने दस्तावेज और अपने कार्रवाइयों को, अपना तालमेल को बनाए रखा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरी तौर पे तो सच जरूर है कि जो आज के हालात में अमेरिका का एक डर, जबकि अमेरिका ने इसको वैश्विक आतंकी भी घोषित किया हुआ है और इतनी जबरदस्त इसके लिए इनाम घोषित किया हुआ है, तो एक डर को कम करने के लिए, क्योंकि इमरान विरोधी हो चुके हैं अमेरिका के, और जो बाजवा है उन्होंने साथ दे दिया अमेरिका से हमारी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक बातें समानांतर दिख रही हैं कि अगर कुछ भविष्य में देखा जाए कि 31 साल का जेल और इसके जुर्माना किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि जो 2008 का जो भारत के प्रति इन्होंने एक बेहुदा और शर्मनाक स्थिति पैदा किया था, जिसमें 161 लोगों की जाने गई थी, और ये दुनिया के अंदर एक जबरदस्त आतंक का घोर अत्याचार और एक उदाहरण है। तो अगर इस तरह के सरगना को अगर 31 साल का सजा और इसको जुर्माना और इस
इसके ऊपर अगर बेहतर ढंग से इसकी पूरी तौर पे इसको प्रतिबंध के तौर पे एक्शन हुआ तो पाकिस्तान की थोड़ी छवि जरूर सुधरेगी। लेकिन मुझे इस पे शक है और शक रहेगा, क्योंकि हम सिक्योरिटी के लोग हैं और हम सिक्योरिटी को शक से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है विपिन शर्मा जी, जिसको फांसी देनी है उसको 31 साल की सजा देकर सरकारी सुविधाओं को बरकरार रखा गया है, इसको ऐसे समझें? देखिए, निश्चित बात है कि यहाँ पर दाल में बहुत कुछ काला है और यहाँ पर एक तरफ तो ये स्वागत योग्य है, फैसला दे रहा है, दुरुस्त है कि 31 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बार बार अगर आप बात करें अमेरिका की, उनका जो यूएस हाउस है फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, उन्होंने बड़ी चिंता जताई थी कुछ समय पहले। उन्होंने बोला कि 2008 से 2001 से हफीज सईद को कई बारी गिरफ्तार करा गया, फिर छोड़ दिया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश छुपी हुई है। और यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो आप उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तो एक वीआईपी प्रिजनर की तरह उनको ट्रीट करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये इन्हीं की पैदाइश है, पाकिस्तानियों की। उनकी सेना की बात करें, आईएसआई की बात करें, जग जाहिर है, इसमें कोई शक शुमा होना नहीं चाहिए कि जो यहाँ पर उन्होंने टेरर स्लीपर मॉड्यूल चलाए हिंदुस्तान में, जो हमारे इधर एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन होती थी या आतंकी हमले होते थे, उसके पीछे मुख्य सरगना हफीज सईद था। और अनेकों वारदातें जो हुई हैं उसके पीछे यही इन्हीं का हाथ था। और सबसे बड़ी बात, 2008 तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, 26/11 का हमला जो मुंबई में हुआ था, कितने लोगों की जान गई। और वहां पर आप समझिए कि पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पे आवाज उठी थी कि यहाँ पर इनको वैश्विक आतंकी घोषित करा जाए, उसमें भी कितना विलंब हुआ। और यहाँ पर कितने लोग एक समर्थक आए थे हफीज सईद के। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो अब ये जो इनको सजा सुनाई गई है उसमें कितना दम है, ये सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी अहम बात मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर जब इमरान खान का 2019 में अमेरिका दौरा था, वहां पर तो वो क्योंकि कटोरा लेके जा रहे थे, हर एक विश्व के हर एक कोने में घूमते थे कि वहां तो दिवालिया निकला हुआ है पाकिस्तान का, तो वहां पर उनको फॉरेन एड चाहिए थी। तो वहां पर उनको ये दिखाना था, क्योंकि अमेरिका तो समर्थन करता नहीं है, अमेरिका ने तो खुद भुगत भोगी है। तो वहां पर वो जब हफीज सईद को लेकर चिंता जताई थी, तो वहां पर एक कार्रवाई करी गई। लेकिन ये लिपापोती थी, ये छलावा है। और यहाँ पर ये सबको पता है कि जो ये राजनीति से प्रेरित है और अपना उनको घर देखना है कि कैसे फंडिंग हो, उनको फॉरेन फंडिंग, उनके भी घर भरे और साथ में कुछ पाकिस्तान के कटोरे में आए, कुछ हिस्से में आए, क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था को लेकर सबको पता है कि क्या हालत है इस समय, जब कोरोना को लेकर पूरा विश्व। विपिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेंगे अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। लौटेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले जब आते हैं थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा सा गम भी होता है कि पाकिस्तान को जहां लौटना चाहिए वहां नहीं लौट पा रहा है और फिर गलत राह पे जा रहा है। मैं आऊँगा आपके पास। अमिताभ कुमार जी, ये किसको खुश करने की एक फहरिस्त बनाई गई है, किसको खुश करने के लिए फैसला आया है? हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और हो सकता है आने वाले दिनों में वह ब्लैक लिस्टेड हो जाए। इस डर से ही ये थोड़ी बहुत जो भी कार्रवाई हो रही है वहां पे वो सबके सामने आ रही है और ये दिखावे की कार्रवाई है। इससे भारत को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान केवल जो दुनिया में आर्थिक प्रतिबंध से पूरी तरह से प्रतिबंधित होने से बचने के लिए ये दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। इतने खतरनाक आतंकवादी को आप 31 साल या 200 साल की सजा सुना दें, लेकिन उसे आप राजसी सुख में रखेंगे और एक स्वतंत्र नागरिक से ज्यादा बेहतर ढंग से वो रहता है वहां पे, जहां मर्जी जाता है, आता है, अपनी सारी गतिविधियां करता है। पहले भी इन्हें सजा हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो राजाओं की तरह वहां रहता है। इतनी बड़ी संख्या में इससे जन समर्थन हासिल है, इसका संगठन वहां काम कर रहा है। ये सारा काम करता रहता है, दिखावे के लिए नजरबंदी से इसके ऊपर लगाई जाएगी ये,
और कुछ नहीं होने वाला है। होना ये चाहिए कि इसे भारत को सौंप दिया जाए। अभी मार्च 2022 में इसके खिलाफ एक ऑर्डर जो है यहाँ पे NIA ने जारी किया था, जिसमें इनके साथ कश्मीर के बहुत सारे लोगों को, सैयद सलाउद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसदत आलम और वो कारोबारी जो था जहूर शाह, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, बिट्टा कराटे, अहमद शाह, नईम खान जैसे कई लोगों के साथ इसके खिलाफ भी UAPA के तहत जो है मामला दर्ज करने की बात कही गई है। इसका केवल यह नहीं है कि यह मुंबई के मामले का दोषी है, यह लगातार भारत को तोड़ने के लिए वहां गतिविधियों में लिप्त रहता है। दुनिया भर से यह जी ललन सिंह जी कैसे देखें कि है और लोगों को यह बताता है कि धार्मिक गतिविधियों और इन सब के लिए लोगों की मदद के लिए हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो पैसे इस्तेमाल होते हैं आतंकवादी घटनाओं में, आतंकवादी गतिविधियों में। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए यह हर चंद कोशिश कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी है उसमें भी इसका सहयोग है, जिसमें राजनीतिक नेताओं का भी इस्तेमाल हो रहा है भारत में जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में और देश को तोड़ने के लिए एक किस्म का जनमत तैयार कर रहे हैं। जो कहते हैं वहां के लोगों को भड़काते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आप अलग देश हैं। ये सारी हरकतें इस व्यक्ति के अंतर्गत चल रही हैं और इससे बहुत सख्त सजा देने की जरूरत है। वो सजा भारत दे सकता है, पाकिस्तान नहीं दे सकता है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, वो आतंकवादियों की शरण स्थली है। दुनिया भर के आतंकवादी उसके यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये सजा और एक्सपोज करती है कि हाँ, उसके यहाँ ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल ललन सिंह जी, देखिए एक तो ये चेहरा सामने आ गया है कि हाफिज सईद वही हैं, और दूसरी बात ये कि जिस तरह 31 साल की सज़ा सुनाई गई है, बिल्कुल ये इस तरह से है कि कहीं उन्हें बड़ी सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई है, और एक कहीं सरकार का भी ये पक्ष सामने आता है, न्यायपालिका सरकार, वहाँ लोकतंत्र सब घालमेल है कि धार्मिक कट्टरता जिंदा रहेगी और हाफिज सईद ऐसे लोग सुरक्षित रहेंगे और उनके पीछे ही सरकारों को चलना होगा। क्या ये संदेश नहीं है इस फैसले में? आपने चंद्रशेखर जी जो बताया कि 31 साल की सजा की क्या जरूरत, इसे तो इस तरह के आरोप और सिद्ध हुए आरोप है। इसकी जो मास्टरमाइंड है वो दुनिया के कई आतंकी हमलों में पाई गई है। केवल 2008 में नहीं, ये और भी देशों में इसके तैयार के गुर्दे जो हैं उन्होंने इवन बोको हराम के साथ भी इनका रिलेशन रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शांति का झंडा ये दिखाने के लिए है, लेकिन आतंकी ही इनकी सोच है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्रे लिस्ट को निकलने की बात की है। इन्होंने तो अभी जो हलचल मचा हुआ है, आपको जानकारी तो है ही है कि 2 घंटे पहले जो इमरान साहब की ISI के चिप के साथ मीटिंग हो रही है, वो क्या है? ISI का चिप क्या करता है? वो अब भारत के अंदर कोई न कोई एक ऐसा हलचल पैदा करना चाहता है जो उसके देश और उसके सत्ता के लिए सही सलामत हो और बाद में उसमें अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन उसका साफ सोच ये होगा कि भारत में माहौल को खराब किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हाफिज सईद है, इसने कितने तंजीम बनाए और कितने छोटे छोटे तंजीमों को नाम बदलकर भारत के अंदर तो पूरी तौर पे इसने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। क्या हुआ? पूरी रिपोर्ट दे गई पाकिस्तान को, लेकिन ये दिखावा मात्र है। मैं इस बात के लिए पूरी तौर से विश्वास रखता हूँ कि केवल पाकिस्तान के छवि को सुधारने के लिए और बाजवा जो इसका मास्टरमाइंड आधार है और ISI इसका सबसे बड़ा हेल्प करने वाला जो ताकतवर मजबूत मतलब आधार है, वो चाहता है कि इसको जेल में दिखावा करके और अमेरिका को खुश कर दे, दुनिया को ये पता है। आज ही आप देखिए, पिछली रात को इजराइल के अंदर किस रेस्टोरेंट के ऊपर आतंकी हमले हुए, अभी घाटी के अंदर
बयान उठाया हुआ है। 2008 कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अगर इसने 31 साल का कैद दिया है और जुर्माने 3,40,000 रुपए का क्या वैल्यू है आज के जमाने में, तो ये हाफिज सईद बना बनाया उनका करना जो कि LOC के ऊपर और उनके ट्रेनिंग सेंटरों में वो पूरी तौर से अपने काबिलियत को निचोड़ को वहां पे सेटअप करता है। और सबसे बड़ा उसका सोच भारत के विरोध। तो अभी भारत सरकार भी देख रही है, विदेश मंत्रालय भी देख रही है और जनशेखर जी आप सब जैसे मीडिया भी लोग जागरूक कर रहे हैं। ये केवल दिखावा है और एकदम कन्फर्म मुर्तजा दरोली इन सभी से बचना पड़ेगा। और अनाप शनाप बयानों को और कभी हिजाब वहाई व्यक्तियों जो कि एकदम अपने पीढ़ियों के साथ बाहर आ गए, भारत की लोकतंत्र को खराब करेगी। समाज बात है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जहाँ किसी भी धर्म को कोई दिक्कत नहीं। कैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत है साहब। 1857 और 1947 में जो हालात है उससे भी बुरा कुछ सामाजिक वातावरण यहाँ बन रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मंगल पांडे को अगर याद करें तो इस देश में इस तरह के बयान देने वाले कितने शर्मनाक बयान दे रहे हैं, उनको भी अपने आप में शक होगा। और एक बात साफ है, हाफिज सईद ये अपने गुर्गों को घाटी के अंदर दोबारा स्थापित करने के लिए चाहे वो रोहिंग्या की तरफ से हो, नेपाल के मदरसे की तरफ से हो और स्लीपर सेल के माध्यम से हो, वो जेल के अंदर भी बैठ के अपनी हरकतों से बाहर जाएगा। क्योंकि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये सबसे जरूरत है कि अगर ये 21 साल के जेल में है तो इस जेल में कैसे है, किस तरह से इसके ऊपर पाबंदी क्या है, इसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की जानी चाहिए। ठीक है, ललन सिंह जी मैं आऊँगा आपके पास। बिल्कुल विपिन शर्मा जी, सीधा सीधा ये मतलब इसका निकला, ये समझा जाए कि 31 साल के लिए जमातुद दावा को लाइसेंस दे दिया गया है कि आप आतंकवाद फैलाओ दुनिया में और जो करो कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ये सज़ा कहीं ना कहीं यही ऐलान है। क्या समझते हैं आप? तो राय नहीं है यहाँ पर कि एक इनको लाइसेंस दे दिया गया है कि आप इनको खुली छूट दे दी गई है और समझने वाले सब समझते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। उनकी समझ पे हम क्या बोल सकते हैं। और कितना हास्यास्पद है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी यहाँ पर समझदार होके नासमझी वाला काम कर रहा है। क्या उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या छलावा कर रहा है पाकिस्तान। और ये उनकी जो कोर्ट है यहाँ पर उन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं वहां पर और वही लोग आके ये फैसला सुना देते हैं। और जबकि ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जब भी कोई आतंकी हमला होता है उसके पीछे हफीज सईद का हाथ होता है, क्योंकि ये बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं बोलूंगा, यहाँ पर जब CA, NRC, NPR को लेकर यहाँ पर दंगे फसाद का माहौल जब बना हिंदुस्तान में, तो वहां पर भी हफीज सईद का हाथ है। तो ये कितना चिंता का विषय है, कितना ज्वलन मुद्दा है। शाहीन बाग में आंदोलन करता बैठे थे। ये हमारा देश है, हम लोग बिल्कुल वो क्षमता रखते हैं कि हम लोग अपने, ये हमारे देश के भाई बहन हैं यहाँ पर, कि अगर कोई नाराज है, लोकतंत्र है यहाँ पर, अगर अपने सत्ता पक्ष से, सरकार से नाराज है, तो हम लोग वो क्षमता रखते हैं कि उनके गिले शिकवे दूर करें। लेकिन बाहरी ताकतों को कोई हक नहीं बनता कि वो बीच में हस्तक्षेप करें, दखल अंदाजी करें। बिल्कुल, मैं विपिन जी आपके पास लौटूंगा, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, 31 साल का लाइसेंस अगर आतंकवाद को पाकिस्तान में दिया जा रहा है, पर्दे के पीछे कुछ है और पर्दे के आगे कुछ है। पर्दे के आगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन पर्दे के आगे लोकतंत्र की जो पटकथा लिखी जा रही है पूरी दुनिया जान रही है। अब जो ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये मोहर लगाई है पाकिस्तान ने कि हाफिज सईद अब कुछ करके दिखाएं। 31 साल का जीवनदान उन्हें दे दिया गया है। और इसको और क्या समझा जाए, इस फैसले के पीछे पूरा छलावा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पटल से बड़े बड़े मुल्कों से पाकिस्तान को यहाँ पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, वो सबको पता है कि GDP के आंकड़े कहाँ पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर रोजगार है नहीं। जब कोरोना को लेकर स्थिति संभालने की बारी थी, जिम्मेदारी लेनी थी, वहां पर वहां के वजीर आजम इमरान खान ने अपने
जो नुमाइंदे थे उनको बोला कब्रिस्तान के लिए जगह दे दीजिए, वो आपने चिन्हित करने शुरू कर दिए जगह। तो आप खुद समझ सकते हैं क्या मानसिकता है पाकिस्तानी की और वजीर उनकी सरकार की। यहां पर ये समझना पड़ेगा, ये अंतरराष्ट्रीय पटल से चंदा जुटाने के लिए ये एक फैसला सुनाया गया है जो बिल्कुल एक आंखों में धूल डालने के बराबर है। दूसरी बात बड़ी अहम बोलना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर जो आग में घी डालने का काम करते हैं पाकिस्तान या उनके जो जितने ये आतंकी जो सरगने हैं, उनको क्या हक बनता है कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करें। हमारा जो देश का मुकुट है कश्मीर, जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं, वो इतने सालों से वहां पर आतंकी हमले होते थे, मिलिटेंसी होती थी और वो धरती का नर्क बना हुआ था, वहां पर जाना दूभर था। आप टूरिस्ट की बात करें, पर्यटन की बात करें, वो उसको आप कैसे बढ़ावा देते। वहां का आम जो युवा था वो गुमराह हो गया था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था और खुद समझ सकते हैं उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी। और यहाँ पर उसके पीछे भी शह देने का काम करा इन्हीं आतंकियों ने, जो ये हाफिज सईद जैसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं उस बात को पूरा करना चाहूंगा, शाहीन बाग में जो आंदोलन करता बैठे थे उनको पूरा हक है, अगर उनको गिला शिकवा है कुछ किसी सरकार की कोई नीतियों से और यहाँ पर सीए को लेकर खास तौर पे, लेकिन यहाँ पर वहां आग में घी डालने का काम करा। जब दिल्ली में दंगे फसाद हुए, इतना जान मान को नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग पल्ला नहीं झाड़ सकते। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय पटल पे बड़े बड़े मुल्कों को यहाँ पर साथ आना पड़ेगा। और आपने देखा कि रूस हमारा मित्र है, लेकिन जो प्यूटिन कर रहे हैं वहां पर, वो कहां की समझ है? इतनी जो लाशों के अंबार लग गए वहां पर, ये भी कोई आतंकियों से कम नहीं है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, चीन और जितने ये लोग जो तानाशाह हैं, और सबसे बड़ी बात है विस्तारवाद की मानसिकता रखते हैं। यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अहम बात बोली थी। उन्होंने बोला था जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे कि दो सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने, एक आतंकवाद और एक दूसरा जो विस्तारवाद की मानसिकता रखते हैं। विस्तारवाद से उन्होंने चीन की तरफ इशारा करा और आतंकवाद का इशारा ठीक सीधा पाकिस्तान की तरफ था। जो काउंटरफेट करेंसी चलती थी यहाँ पर और जो टेरर फैक्ट्रीज चलती थी, टेरर फंडिंग होती थी, तो यहाँ पर ये इस पे नकेल कसी गई है। और एक नई सुबह का आगाज हुआ है जब आपने 370 हटाया कश्मीर में, 35 से हटाया है। यहाँ पर इसमें समर्थन सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। विपिन जी, मैं आऊँगा आपके पास। अमिताभ कुमार जी, क्या ये फैसला उन कट्टरपंथी जो संगठन हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक तरह का ये खुशखबरी नहीं है कि कहीं ना कहीं अगर जीवन दान दे रहे हैं तो अगर वो भी कुछ करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं सहूलियतें मिलेंगी? ये इस तरह का फैसला नहीं है? और क्या अमेरिका से लेकर भारत तक तमाम जो रणनीतिकार हैं वो इस फैसले का मतलब नहीं समझ रहे हैं पाकिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है? अमिताभ कुमार जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? विपिन शर्मा जी क्या नहीं समझ रहे रणनीतिकार दुनिया के कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यही तो देखिए चिंता का विषय है इस समय कि यहाँ पर जब सबसे बड़ी बात, उनको मुख्य दोषी किसका माना जाता है? 2008 का मुंबई हमला, 26/11 का। यहाँ पर अगर सही मामले में इंसाफ करना चाहिए था तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, उन लोगों को फैसला सुनाना चाहिए था कि हाफिज सईद जब वैश्विक उसको आतंकी घोषित कर दिया गया है, उसको हिंदुस्तान को सौंप देना चाहिए ताकि बिल्कुल फैसला हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ पर जिक्र करना अनिवार्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि वो कैसे वहां इंसाफ मिलता है। तो ये बातें, इन जैसे आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए और बीच चौराहे में सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों के भी कलेजों में ठंड मिले। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मुंबई आतंकी हमला क्या हम कभी भूल सकते हैं? और सोचिए कि जिन्होंने अपने परिजन खोए, क्या उनको रातों की नींद चैन से आती होगी? जो वो दृश्य थे कितने विचलित करने वाले थे। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जब अमेरिका ने भी मान लिया है कि ये वैश्विक आतंकी है हाफिज सईद, तो यहाँ पर ये छलावा क्यों कर रहा है पाकिस्तान और क्या साबित करना चाह रहा है? और उसके बाद और डोनाल्ड ट्रंप होते, एक बड़ी अहम बात मैं बोलूंगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर है डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति में और जो बाइडेन में, जो वर्तमान के राष्ट्रपति अमेरिका के। वो भले ही उनकी कई नीतियां लोगों को समझ नहीं आई, कोरोना को लेकर वो स्थिति संभाल नहीं पाए अमेरिका में, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है विश्व का, लेकिन यहाँ पर कम से कम वो आतंकियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर बहुत सख्त थे। कोई सॉफ्ट पॉलिसी थी नहीं उनकी।
जो कथनी और करनी में फर्क नहीं था, दोहरे मापदंड नहीं थे। जो बाइडेन उनके मुकाबले बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अमेरिका नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल। अमिताभ कुमार जी, क्या कट्टरपंथी संगठनों को खुला ऐलान नहीं है पाकिस्तान में? क्या ये जो नई सरकार आने वाली है या चुनी जाने वाली है उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट संदेश नहीं है कि पाकिस्तान फिर कट्टरता की ओर बढ़ रहा है और पर्दे के आगे कुछ है और पीछे कुछ है? नहीं, पाकिस्तान फिर कट्टरता की ओर बढ़ रहा है जैसी कोई बात है ही नहीं। ये कट्टरता की ओर ही बढ़ा है और धार्मिक आधार पे ही इसका निर्माण हुआ है और ये उसी आधार पे दुनिया भर में अपने धर्म को लागू करने लादने की कोशिश कर रहे हैं। उसी आधार पर ये चल रहे हैं और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पश्चिमी देशों और अमेरिका आदि पर निर्भरता अपनी खत्म करें और पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखाएं। अगर वह वहां का प्रशासन अपने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और घुसकर उन आतंकी संगठनों को, उनके अड्डों को और आतंकियों को खत्म करना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सालों तक अमेरिका और पश्चिमी देशों की यह नीति रही है कि वह भारत में अस्थिरता पैदा करने वाले तत्वों की मदद करते रहे हैं। भारत ने बारंबार लगातार बताया, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आवाज उठाई, हमेशा बताया कि पाकिस्तान कितने खतरनाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और उसकी वजह से भारत में हजारों लोगों की जान गई है, बम ब्लास्ट का शिकार रहा है, आतंकवादी घटनाओं का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका और इतिहास से भारत देश जो है वो कानून और व्यवस्था का शिकार, जब उसके यहाँ बम फटने लगे, उनके यहाँ आतंकवादी घटनाएं होने लगी, तब थोड़ा सा वो सख्त हुए। जबकि हाल तक पाकिस्तान को अमेरिका कितनी वित्तीय मदद देता था, सैनिक मदद देता था, शस्त्र शास्त्र देता था, जो सीधे सीधे आतंकियों के हाथ में पहुंच जाते थे और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता था। तो हमें अच्छी तरह जानते हैं कि ये पश्चिमी देश और अमेरिका भारत के हितैषी नहीं है, ना इन्हें आतंकियों से कोई फर्क पड़ता है। तो अब समय आ गया है, भारत इतना मजबूत हो गया है कि अपनी नीति तय करे और इन्हें सख्त सबक सिखाए। ठीक है ललन सिंह जी, देखिए जैसा अमिताभ कुमार जी ने कहा कि अब पंचशील का सिद्धांत छोड़ के पंचनामे का सिद्धांत लिखा जाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। क्या ये वक्त की आवश्यकता नहीं है कि अब पंचशील का सिद्धांत ना हो, पंचनामे का सिद्धांत हो? नहीं चंद्रशेखर जी, उन्होंने जो कहा बहुत सही है, शर्मा साहब ने जो कहा वही सही है। तो मैं तो फौजी हूँ, तो मैं तो बोल रही हूँ कि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो बहुत अच्छा एक लॉ बताया हुआ है कि प्रत्येक क्रिया की समान है प्रतिकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन सवाल एक बात है, पाकिस्तान भारत के सामने कोई वजूद नहीं रखता, चाहे वो सामरिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक और कूटनीतिक हो। लेकिन एक बात है, उसको आजादी के बाद से उसको एक ही तंत्र उसके पास है, आतंकवाद, उल्टे सीधे काम, और किसके खिलाफ? सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ। अब देखिए ना, आज के दिनों में जो हालात बन रही है, पहले तो हम अपने उन लोगों को सही कर दें जो हमारे देश के अंदर कुछ सत्ता और कुछ पदासीन और कुछ बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। अब देखिए कितनी दुखद स्थिति है कि अगर मुर्तजा पकड़ा जाता है और उसकी पूरी पूछताछ हो रही है तो क्यों कुछ नेताओं को तकलीफ हो रही है? एजेंसी का काम आप उनको करने दीजिए। आप मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल के नेता रहिए, आप क्यों डीवाईएसपी इंस्पेक्टर का कार्यरत वाले कामों को सीखने या कराने की कोशिश करते हो? आप क्यों बोलते हो कि वो विक्षिप्त है? मुर्तजा, मेरा एक कहना है, जो देश का दुश्मन है वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त ही है, इसमें शक की क्या बात है? ISIS के कैंप में एक लड़की के साथ उसको हनी ट्रैप में पता चला है, 40,000 रुपए नेपाल के माध्यम से उसने भेज दिया है। तो ये विक्षिप्त नहीं है तो क्या है? वो केमिकल इंजीनियर हो और चाहे IIT का प्रोडक्ट हो, वो एक ही काम कर सकता है, ID बना सकता है, बनवा सकता है, और देश में क्यों नहीं हो
चाहे वो आपने देखा कि हमारे घाटी के अंदर 1931 उस समय से जो एक धार के लोगों को, चाहे मैं बोलता हूँ हिंदू और सिखों को वहां से मुक्त करने का जो अभियान चला था, वो 1990 में एक जबरदस्त खतरनाक साजिश के तौर पे लोगों को सामने आया। लेकिन एक कश्मीर फाइल पिक्चर बन गई तो अब लोग कहते हैं इससे नफरत पैदा हो रहा है। हिटलर ने 11 लाख यहूदियों को मारा, वहां पे भी पिक्चरें बनी, वहां कोई इस तरह की बातें नहीं हुई। जो पुरानी गलत इतिहास है, क्यों नहीं समय आ गया है कि उसकी अब पुनर्मूल्यांकन की जाए। क्या जरूरत है कि हिमायू का बेटा ये था और उसका बेटा ये था। मैं ये कहता हूँ भारत में भगत सिंह जी थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, हमारे बड़े बड़े ऐसे महान क्रांतिकारी थे, चाहे हमारे जवाहरलाल जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दीनदयाल उपाध्याय थे। इनकी भी तो कुछ बातों को जानकारी यंग लड़कों को दो। लेकिन अब तो क्या है, हिजाब तो कभी अजान और कभी लाउड स्पीकर, इन बातों में हम सीए, एनआरसी और कृषि आंदोलन, लेकिन देश की जो नीतिगत जो यहाँ संसद पास करती है वहाँ के आदेशों को भी किसी तरह से डिस्टर्ब करना हमें पूरी तैयार है, लेकिन कर्तव्य भी तो साथ है। तो आपको मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा कि समय तो जरूर आए कि पीओके के ऊपर हमारी एक जबरदस्त एक्शन हो और इस हल्के फुल्के से नहीं, पूरी एक डेलिब्रेट एक्शन और पीओ को अपने अंदर लाया जाए। शारदा मंदिर एलओसी के ऊपर क्यों बनाना, हम एलओसी के आगे जाकर उस शारदा मंदिर को आस्था के साथ नमस्कार करें जो हमारा था। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी धर्म अलग नहीं, सब धर्म भारतीय है, लेकिन तब तक बर्दाश्त करना एक हद होती है और वो हद निकल चुका है और जरूरी है एक्शन किया जाए। ठीक है विपिन शर्मा जी, अब नहीं है वक्त, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जब एक वैश्वीकरण फैला हुआ था, हम उसमें से धुर राष्ट्रवाद निकाल के लाए हैं और देश में फुल एकदम नेशनल हाइपर नेशनलिज्म है। तो ज़रूरत नहीं है कि इस बार गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत के कदम बढ़ा दिए जाएं, इस बार पंचनामा हो जाए, पंचशील अब बहुत पुराना हो गया, पंचनामा हो जाए, जैसा अमिताभ कुमार जी कह रहे थे, कुछ यही शब्द थे उनके। तो क्या नहीं होना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं एक जो हाइपर नेशनलिज्म है उसको एक मोहर लग जाएगी देश पे कि हाँ देश सही दिशा में बढ़ रहा है। बहुत अहमियत रखता है और मैं प्रशंसा करूंगा त्रिशूल जी, क्योंकि आप ये सवाल आपने जो उठाया है उससे ही चर्चा पूरी होगी। देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, उनके सुपूत बिलावल भुट्टो ने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने अपने ही वजीर आजम इमरान खान को आईना दिखाते हुए बोला था, आप कश्मीर भूल जाइए, आप धरती का स्वर्ग जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, अब आप चिंता करिए मुजफ्फराबाद की, क्योंकि ये 2020 का, ये बात उन्होंने 2020 में बोली थी, ये 2020 का हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है। आप तो बातें करते हैं नया पाकिस्तान बनाएगा, वो कब बनेगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन उन्होंने एक नए कश्मीर की नींव रख दी है। जब ये 370 हटाया, 35 से हटाया और यहाँ पर इच्छा शक्ति दिखाई, और वहां के वजीर आजम, अगर हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात करें, इमरान खान की और नरेंद्र मोदी की तुलना करें, तो जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और यहाँ पर समय आ गया है। जो हमने यहाँ पर चीनियों को खदेड़ा है पीछे LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो समझ के बैठे थे कि ये 1962 का हिंदुस्तान है। जब एक तरफ कोरोना का संक्रमण विश्व को दिया, वहां पर LAC पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो समझ इस भुलेखे में थे, ये उनकी गलतफहमी थी कि यहाँ पर ये 1962 की जवाब दिया, इन चीनियों को पीछे खदेड़ दिया। और यही बात है, यही संदेश हमने इस समय पाकिस्तानियों को देना है। यहाँ पर जो वो जिद की नजर लगा के बैठे थे कश्मीर पे, वक्त आ गया यहाँ पर कि हमें आक्रामक, जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि यहाँ पर एक डिफेंसिव फील्ड होती है और अटैकिंग फील्ड होती है, अब यहाँ पर अपना रुख जो है हमें आक्रामक करना पड़ेगा। तभी इन पाकिस्तानियों को और चीनियों को समझ आएगा कि ये नया हिंदुस्तान है।
और हम लोगों ने वो उसकी नींव भी रख दी और करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है अमिताभ कुमार जी, चाबहार भी जाना है, बलूचिस्तान भी जाना है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अटके हुए हैं और ये बिखरा हुआ पाकिस्तान है, इस समय मजबूर पाकिस्तान है। हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखिए, विदेश नीति जो है उसमें कूटनीति जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। पिछले 7 सालों में आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से मोदी सरकार ने, मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जितने शांतिपूर्ण ढंग से पाकिस्तान को सारी दुनिया से अलग थलग कर नंगा कर दिया, कह सकते हैं आप। आज उसकी हालत यह है कि कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई उसे निमंत्रण देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती कहीं पहुंच भी जाते हैं तो बड़े ही बेरुखी से उनका स्वागत होता है। वो जो चाहते हैं उन चीजों को पूरा नहीं किया जाता है और भारत की नीति यही रहेगी कि इनको आर्थिक रूप से कमजोर करने के साथ जो इनकी अंदर जो आंतरिक विरोध की शक्तियां हैं वो मजबूत होकर खुद ही पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में, जो कि वहां दिख रहा है, बांट ले, वो आपस में बांट ले। भारत क्यों युद्ध करे और क्यों अपना रक्त बहाए और क्यों अपने साधन संसाधन बर्बाद करे? बिल्कुल अमिताभ कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। अमिताभ कुमार जी, तो क्या लगता है कि हम इंतज़ार तो कर रहे हैं या ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि पाकिस्तान जिस तरह बिखर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आनी चाहिए कि दुनिया में पाकिस्तान जो कर रहा है, 31 साल की सज़ा सुना रहा है और ये एक ऐसी पटकथा लिख दी है कि आतंकवाद और कट्टरता जो है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित हो जाए उसको लेकर। नहीं, देखिए, मंजरे आलम जो है वो जो खुद ही बिखरने को आतुर है, उस पर क्या वार किया जाए। और दूसरी बात, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमारी कूटनीति जारी है और उसका परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि आज वो बिखरने की हालात में पहुंच गया है। जो स्थितियां वहां पे बन गई हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप बनी है, कहीं ना कहीं हमारे जो कूटनीति है उसका असर वहां पे दिख रहा है और पाकिस्तान आज एकदम कगार पे है, टूटने के, बिखरने के कगार पे है। और ये बेहतर होता है कि आप अपना साधन संसाधन खर्च किए बगैर उसकी लंका लगा दें। जैसे हनुमान जी ने रावण के ही कपड़ों का इस्तेमाल किया, तेल का इस्तेमाल किया और उसके ही घरों को जलाया और उनको निपटा दिया। तो यहाँ पे तो मोदी जी हनुमान जी की भूमिका में हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दुर्दशा होती जा रही है और हम बिल्कुल उस तरफ ऐसा सोच रहे हैं कि तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं और अपने कामों में लगे हैं, हम अपने विकास में लगे हैं। क्योंकि युद्ध का परिणाम हम सभी जानते हैं कि चाहे आप दूसरे देश को बर्बाद कर दें, लेकिन आपके अंदर भी बहुत बर्बादी आती है, कमजोरी आती है, आपके भी व्यापार और अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। वर्तमान में रूस सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस, देखिए, रूस भी बहुत बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा। यूक्रेन को निश्चित रूप से उसने तबाह कर दिया है, लेकिन रूस की हालत भी बहुत खराब हो जाएगी। और आने वाले दिनों में अब देखिए, विश्व राजनीति बहुत तेजी से बदलने जा रही है और इसके लिए आप कह सकते हैं भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि भारत तेजी से गेन कर रहा है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जिस समझदारी से भारत ने यूक्रेन और रूस में अपने को स्थिर रखा, निरपेक्ष रखा, मूर्खों की तरह पश्चिमी देशों का पिछलग्गू नहीं बना, ना अमेरिका का पिछलग्गू बना, ये साबित करता है कि भारत आज एक मजबूत धुरी बन रहा है। दुनिया उसकी तरफ देख रही है और इस युद्ध का अंत होते होते आप देखेंगे कि एक नई विश्व व्यवस्था जो है, जो भारत केंद्रित होगी, उसका जन्म होगा अगले 3-4 सालों में। और इसीलिए मैंने कहा कि उस स्थिति में आके हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की मदद करेंगे ताकि वहां आतंकवाद का सफाया हो सके। बहुत खूब।
ये है। बिल्कुल। ललन सिंह जी, क्या लगता है कि पाकिस्तान खुद अपने आप ही बिखर जाएगा या वक्त का इंतजार करना चाहिए? नहीं, अपने से तो बिखरने की स्थिति उसकी इसलिए नहीं है कि वो आया ही है आजादी के बाद बिखरने के लिए, ये मैं जान के बोल रहा हूँ। मैं आपको जैसे बताना चाहूँ कि आतंकवाद दुनिया से जो कब्र इसकी खोदी जाएगी उसका सबसे बड़ा भागीदार भारत ही होने जा रहा है। उसका कारण ये भारत कोई सके बहुत मजबूती से अपने आप को दुनिया में स्थापित कर चुका है, और चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या इंग्लैंड या यूरोपीय संघ का कोई मजबूत देश इस बात को समझ चुका है कि वो भारत किसी के तरफ छूटने वाला नहीं, वो जो करेगा वो अपने स्वतंत्र विरोध से करेगा। तो एक ही बात है, जब 1971 में पूरी दुनिया कोई साथ देने को तैयार नहीं थी 2-4 देशों को छोड़कर, तो एक नए नक्शे में बांग्लादेश आया। तो अब समय आ गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो राजनीतिक हालत है वो बहुत ही खराब है। जो इमरान जैसे क्रिकेटर आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, क्रिकेटर बोलने में मुझे थोड़ा शर्म भी आती है। कॉमेडियन, गायक, प्लेयर, ये सब जो है राजनेता बन गए। बनना कोई गलत नहीं है, फौजी भी बन सकते हैं, लेकिन बनना उसको चाहिए जो जमीन से लोगों के बीच से आए और वो काम करने की उसकी काबिलियत हो, देश चलाने का नेतृत्व की कुछ उसके पास कैरेक्टरिस्टिक हो। लेकिन पाकिस्तान में अभी स्थिति ये है कि सत्ता के मारामारी में जरूर सत्ता चेंज होगा, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है जो देश को और बाजवा जैसे सेना अध्यक्ष को वो कमांड कर सके। और बाजवा वही करेगा जो आज तक उसके पुराने फौजी लोगों ने किया था, और आतंक के ऊपर ही वो चाहे वो टेक्स हो, ISI हो, वो अपनी हरकतों को लगातार करेगा। और यही कारण होगा कि भारत जैसा देश एक दिन अचानक नहीं पूरी सोची समझी रणनीति से पूरे पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में, जिसका डर उनको हो चुका है, उनके नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमारे 3 टुकड़ों में विभाजित कर दे। और यही उम्मीद है चंद्रशेखर जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में कोई सुधार होने की नहीं है, और अभी सही केवल दिखावा मात्र है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज फिर विपिन शर्मा जी, एक बार फिर मित्र वाहिनी की आवश्यकता है पाकिस्तान को। जी निश्चित बात है। देखिए यहाँ पर अब एक तो कोरोना का टीका है जो एक उपचार बन के आया निजात दिलाने के लिए कोरोना नामक महामारी से, और यहाँ पर अब एक हमारे को आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा पाकिस्तान को लेकर। और सबसे बड़ी बात, जैसे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आतंकवाद और विस्तारवाद सबसे बड़ी चुनौती है, साथ में कट्टरपंथ। ये जो गोरखपुर मंदिर में जो एक हमले की साजिश हुई, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि उकसाने का काम भी ये भारी ताकतें कर रही है। यहाँ पर आप चाहे आईसिस आतंकवादियों की बात करें या जो भी ये बाहर से भारी ताकतें हैं जो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान में अमन शांति बने रहे, यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी हमारा घर महफूज रहे, सुरक्षित रहे, और यहाँ पर अमन शांति बने, सौहार्द का माहौल रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के पास एक बड़ा सुनहरा मौका है कि यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें। और बड़े बड़े विश्व के मूल हिंदुस्तान का लोहा मान रहे हैं इस समय, और यहाँ पर वही हमारे को संकल्प लेना चाहिए कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ पर एकजुट होना पड़ेगा। कुछ मामले जो जनहित से, राष्ट्र हित से जुड़े हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अमिताभ कुमार जी, क्या लगता है कि नए भारत में युद्ध की नई व्याख्या लिखी जा रही है, और युद्ध की यही व्याख्या है कि पाकिस्तान जिस कगार पर है वहाँ से वो कहीं ना कहीं पतन के रास्ते पर खुद अपनी पटकथा लिख रहा है, ज़रूरत नहीं है किसी युद्ध लड़ने की? जी, पाकिस्तान तो खुद पटकथा लिख रहा है। वहाँ पे जो अंतर विरोध है और वो जबरदस्ती बनाया हुआ एक राष्ट्र है। अब यह साबित हो चुका है कि धार्मिक आधार पे किसी राष्ट्र का गठन नहीं हो सकता है। और शुरुआत से ही वहाँ पे देखिए जो पंजाबी वर्ग है वो हावी रहा है। पाकिस्तान का मतलब वो पंजाबी है बेसिकली। बलूच है, सिंध है, पख्तून है,
इन सबको तो वहां पे तवज्जो ही नहीं मिलती। तो एक विरोध होना ही है। उस पर से ये धार्मिक आधार में भी उनके आंतरिक विरोध, आज वहां पे मतलब मुसलमान भी खुश नहीं है, वो नहीं खुश रह सकता क्योंकि उनके अंदर भी इतनी लड़ाइयां हैं, वो आपस में भी वहां बम फटते हैं। आप सोचिए वहां पे आतंकवादी घटना होने का क्या मतलब। दूसरी बात, वहां लोकतंत्र जैसी कोई चीज है ही नहीं, जमहूरियत हो ही नहीं सकती। लोकतंत्र होने का मतलब है कि कोई भी वर्ग, रंग भेद, नस्ल, धर्म, किसी भी तरह के लोग हो उस देश में आराम से रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो पिछले 70 सालों का इतिहास है वो बताता है कि वहां पे अन्य जातीय, धार्मिक, नस्लीय पहचान के लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है और नगण्य होती जा रही है। अमिताभ कुमार जी 4 मालिक हैं, 8 नौकर है, उसके बाद प्रधानमंत्री है, काम सही हो कैसे? वहां मालिक केवल सेना है और वो इतनी भ्रष्ट है। आप सोचिए प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि सेनाध्यक्ष को हटा दे जी। ऐसे आदमी को उसको तुरंत हटा देना चाहिए। बिल्कुल। और हालत यह है कि सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री को हटवा रहा है। तो ये मजाक हो रहा है क्या? वहां पे हेड कौन है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए कोई कहता कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए तो बहुत हंसी आती है। वहां आप किससे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। अमिताभ कुमार जी, विपिन शर्मा जी, ललन सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान खुद अपने पतन की पटकथा लिख रहा है और शायद इस तरह के फैसलों से दुनिया समझती है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और ये बिल्कुल पाकिस्तान के कहीं ना कहीं अंत की शुरुआत है कि जिन कट्टरपंथी ताकतों ने पाकिस्तान को बदनाम किया है उनको इतनी आसान सज़ा दी जा रही है जो दुनिया में उसके हंसी का पात्र बनने में कामयाबी, हंसी का पात्र उसे बना रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।